स्वागत है। आज हम भारत के रीजनल कल्चर्स यानी क्षेत्रीय संस्कृतियों की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने जा रहे हैं। जब हम किसी को मान लीजिए तमिल, उड़िया या बंगाली कहते हैं तो दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है। हाँ, बिल्कुल। खाना, पहनावा, संगीत। एग्जैक्टली और हम मान लेते हैं कि ये पहचानें सदियों से, शायद हजारों सालों से ऐसी ही पत्थर की लकीर की तरह चली आ रही हैं। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अच्छा। हाँ, हम सोचते हैं कि ये कल्चर एकदम प्योर है, अनचेंजिंग है, लेकिन असल में आज हम जिसे रीजनल कल्चर कहते हैं वो एक खिचड़ी की तरह है। खिचड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। एक ऐसी खिचड़ी जो सदियों में पकी है, जिसमें लोकल ट्रेडिशंस का तड़का है और सब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों से आए आइडियाज का कह लीजिए घी है। तो आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इसी खिचड़ी की रेसिपी को समझने में हमारी मदद करेगा। मतलब ये पहचाने बनी कैसे, क्या ये हमेशा से थीं या वक्त के साथ इन्हें गढ़ा गया है? बिल्कुल। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं किसी भी कल्चर के दो सबसे बड़े पिलर्स से, भाषा और धर्म। हाँ, भाषा और धर्म। इसके लिए केरल का उदाहरण बहुत शानदार है। केरल, ओके। 9वीं सदी में आज के केरल वाले हिस्से में चेर साम्राज्य का राज था। चेर साम्राज्य, राइट। तो उन्होंने अपने सरकारी शिलालेखों यानी ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस में मलयालम भाषा और लिपि का इस्तेमाल शुरू किया। ओ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये बड़ी बात क्यों थी? मेरा मतलब उस इलाके की भाषा मलयालम थी तो उन्होंने वही इस्तेमाल की। इसमें खास क्या है? खास ये है कि उस दौर में पूरे सब कॉन्टिनेंट में राजकाज की भाषा अक्सर संस्कृत हुआ करती थी। अच्छा, हाँ। ऐसे में एक रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस देना ये दिखाता है कि वो अपनी एक अलग क्षेत्रीय पहचान बना रहे थे। ये एक तरह का डिक्लेरेशन था कि हमारा इलाका, हमारी भाषा। अच्छा, तो ये एक तरह से संस्कृत से दूरी बनाने की कोशिश थी, अपनी लोकल आइडेंटिटी को असर्ट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस दौर की सबसे दिलचस्प बात है। ओह, उन्होंने संस्कृत को छोड़ा नहीं, बल्कि दोनों को साथ लेकर चले। इसे आप एक तरह का कल्चरल बाइलिंगुअलिज्म कह सकते हैं। कल्चरल बाइलिंगुअलिज्म। एक तरफ वो मलयालम को बढ़ावा दे रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने संस्कृत की परंपराओं को भी खुले दिल से अपनाया। केरला का जो मशहूर टेम्पल थिएटर है, उसकी जड़ें इसी दौर में हैं। और उसकी कहानियां संस्कृत के महाकाव्यों से ली गई थी। तो क्या ये मणिप्रवालम शैली इसी कल्चरल बाइलिंगुअलिज्म का भतीजा थी? मैंने सोर्स में इसके बारे में पढ़ा है। बिल्कुल सही पकड़ा। 14वीं सदी की एक किताब है लीला तिलकम, जो ग्रामर और पोएट्री पर है। ये मणिप्रवालम शैली में लिखी गई थी। मणिप्रवालम का मतलब ही है हीरे और मूंगे। हीरे और मूंगे। यहाँ हीरा संस्कृत है और मूंगा वहाँ की रीजनल लैंग्वेज यानी मलयालम। वाह! ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे दो भाषाएं मिलकर एक नई खूबसूरत लिटरेरी स्टाइल बना रही थी। भाषाओं का ऐसा संगम, ये तो वाकई कमाल है ना? अब धर्म की बात करते हैं। धर्म ने भी रीजनल कल्चर्स को एक अलग पहचान दी है। हाँ, उड़ीसा का जगन्नाथ संप्रदाय इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जगन्नाथ जी, जिन्हें विष्णु का ही एक रूप माना जाता है, उनकी मूर्ति वो आज भी स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग लकड़ी से बनाते हैं। और यही इस संप्रदाय की जड़ों की तरफ इशारा करता है। मतलब पूरी संभावना है कि जगन्नाथ शुरू में एक स्थानीय देवता थे जिनकी पूजा कोई आदिवासी कबीहा करता होगा। समय के साथ जब उस इलाके में वैष्णव परंपरा का प्रभाव बढ़ा तो इन स्थानीय देवता को विष्णु के अवतार के साथ जोड़ दिया गया। तो ये कल्चरल इंटीग्रेशन का एक क्लासिक केस है। बिल्कुल, जहाँ एक बड़ी परंपरा एक स्थानीय परंपरा को अपने अंदर संभाल लेती है और दोनों मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। और फिर जैसे जैसे इस संप्रदाय की इम्पोर्टेंस बढ़ी, इसका राजनीतिक महत्व भी आसमान छूने लगा। हाँ, और यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। 12वीं सदी में गंग वंश के एक बहुत शक्तिशाली राजा हुए, अनंतवर्मन। हाँ। ओके। उन्होंने पुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए एक विशाल मंदिर बनवाने का फैसला किया। राइट। ये एक स्टेटमेंट था उनकी पावर और डिवोशन का। राइट। लेकिन उनके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने तो एक कदम और आगे बढ़कर काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पूरा राजपाट ही देवता को सौंप दिया और खुद को उनका डेप्यूटी यानी प्रतिनिधि घोषित कर दिया। ओहो, तो ये सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। एग्जैक्टली, एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। राजा ने अपनी सत्ता को दैवीय मंजूरी दिला दी, जिसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन हो गया। ये दिखाता है कि उस दौर में धर्म और राजनीति कितने गहरे जुड़े हुए थे। बिल्कुल।
राजा अब सिर्फ राजा नहीं था, वो भगवान का प्रतिनिधि था। उसके हर फैसले पर भगवान की मोहर लगी थी। वाओ! और ये मंदिर इतना अहम हो गया कि आने वाली सदियों में जिस किसी ने भी उड़ीसा पर कब्जा करने की कोशिश की, जैसे मुगल, मराठे? हाँ, मुगल हों, मराठे हों या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन सब ने सबसे पहले पुरी के मंदिर पर अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की। क्यों? उन्हें मंदिर में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि उन्हें पता था कि जो मंदिर को कंट्रोल करेगा उसे ही उड़ीसा के लोग अपना शासक मानेंगे। अच्छा। मंदिर पर कब्जा करना मतलब लोगों के दिलों पर राज करने का लाइसेंस पाना। इससे उनके शासन को लेजिटिमेसी मिल जाती थी, यानी एक तरह की सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति। उड़ीसा में हमने देखा कि कैसे राजाओं ने धर्म के जरिए अपनी पहचान बनाई। पहचान बनाने का एक और शक्तिशाली तरीका है वीरता की कहानियां। बिल्कुल। और इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण के लिए हमें राजपूताना की धरती यानी आज के राजस्थान का रुख करना होगा। हाँ, 8वीं सदी से ही आज के राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों पर अलग-अलग राजपूत वंशों का राज था। इन शासकों ने वीरता के आदर्शों को बहुत बढ़ावा दिया। एक ऐसे हीरो का आइडियल जो बैटलफील्ड में पीठ दिखाने के बजाय बहादुरी से लड़ते हुए मर जाना पसंद करता था। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये एक पूरा वैल्यू सिस्टम था। एग्जैक्टली। और इन कहानियों को, इस वैल्यू सिस्टम को जिंदा कौन रखता था? इन्हें जिंदा रखते थे चारण और भाट। चारण और भाट, ये प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स होते थे जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती थी। वो इन वीरों की कहानियों को कविताओं और गीतों में ढालकर सुनाते थे। तो ये सिर्फ एंटरटेनर नहीं थे? नहीं, ये एक तरह से उस वंश के इतिहासकार और सम्मान के रक्षक भी थे। उनकी कहानियां लोगों को इंस्पायर करती थीं, उन्हें बताती थीं कि एक आदर्श राजपूत को कैसा होना चाहिए। इन कहानियों में कैसी भावनाएं होती थी? हर तरह की प्रबल भावनाएं, दोस्ती, वफादारी, प्यार, गुस्सा और सबसे बढ़कर वीरता। अच्छा। ये कहानी ऑर्डिनरी लोगों को भी बहुत पसंद आती थी क्योंकि वे उन्हें एक हीरो से जोड़ती थी। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कौन सा पहलू? महिलाओं का। इन कहानियों में अक्सर महिलाओं को अपने वीर पतियों का अनुसरण करते हुए दिखाया जाता था, जीवन में भी और मृत्यु में भी। मतलब सती प्रथा का जिक्र? हाँ, यहाँ सती प्रथा का भी जिक्र मिलता है, यानी पति की चिता पर विधवा के आत्मदाह करने की प्रथा। तो हमें यह भी समझना होगा कि इस वीरता के आदर्श की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत भी समाज चुका रहा था। ये एक बहुत अहम और गंभीर बात है। मतलब जिन कहानियों ने पीढ़ियों को वीरता के लिए प्रेरित किया, उन्हीं में समाज का एक स्याह पहलू भी छुपा था। बिल्कुल। चलिए अब कला की दुनिया में चलते हैं, जहां पहचान को रंगों और मुद्राओं में गढ़ा जा रहा था। कथक की कहानी को समझते हैं। कथक शब्द कथा से निकला है। हाँ, जिसका मतलब है कहानी। राइट। बिल्कुल। शुरुआत में ये उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी जिन्हें कथाकार कहते थे। अच्छा। वो अपने परफॉर्मेंस में जेस्चर्स यानी हाव भाव और गानों का इस्तेमाल करके धार्मिक कहानियां सुनाते थे। तो ये एक धार्मिक कला थी जो मंदिरों तक सीमित थी। फिर ये शाही दरबारों का मशहूर नृत्य कैसे बन गया? इसका ट्रांसफॉर्मेशन भक्ति आंदोलन के समय शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन? जब राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां पॉपुलर हुईं, तो उन्हें रासलीला नाम के लोक नाटकों में दिखाया जाने लगा। इन रासलीलाओं में लोक नृत्य के साथ कथक के कथाकारों के जेस्चर्स भी मिल गए। लेकिन असली बदलाव आया मुगल बादशाहों और उनके नवाबों के दौर में। उनके दरबार में? हाँ, उनके दरबार में कथक को संरक्षण मिला और ये एक एंटरटेनमेंट आर्ट फॉर्म में बदल गया। अब इसका फोकस धर्म से ज्यादा टेक्निक, स्पीड और कॉम्प्लेक्स फुटवर्क पर हो गया। और यहीं पर घरानों का जन्म हुआ है ना? हाँ, यहां से इसके दो मुख्य घराने बने, यानी दो अलग अलग स्टाइल्स जो गुरु शिष्य परंपरा के जरिए आगे बढ़ी। कौन कौन से? एक राजस्थान के जयपुर दरबार में, जहां राजपूत राजाओं का प्रभाव था। तो नृत्य में वीरता का भाव ज्यादा था। हाँ, वीरता और तैयारी का भाव। और दूसरा लखनऊ में, अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। वाजिद अली शाह तो खुद एक बेहतरीन कलाकार थे। बिल्कुल। उन्होंने कथक में ग्रेस, एलिगेंस और भावनाओं की अभिव्यक्ति पर जोर दिया और इसे एक मेजर आर्ट फॉर्म बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद चीजें बदल गईं। उन्हें शायद ये कला पसंद नहीं आई। बिल्कुल। ज्यादातर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इसे अच्छी नजर से नहीं देखते थे। उन्हें ये डेकेडेंट लगता था। दरबार खत्म हो गए, संरक्षण मिलना बंद हो गया। तो फिर ये कला बची कैसे? ये कला कोर्टिसंस यानी तवायफों के जरिए जिंदा रही, जिन्होंने इसे मुश्किल समय में भी बचाए रखा। और आजादी के बाद इसे भारत के 6
शास्त्रीय नृत्यों में से एक के रूप में मान्यता मिली। हाँ, क्या कहानी है। मंदिरों से दरबार और फिर वहां से निकलकर आज दुनिया के मंच तक कला की बात चल रही है, तो मिनिएचर पेंटिंग को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, छोटे आकार की पेंटिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिन्हें आमतौर पर पानी के रंगों से कपड़े या कागज पर बनाया जाता था। लेकिन इस कला को असली उड़ान मुगल बादशाहों के संरक्षण में मिली। अकबर, जहांगीर और शाहजहां। हाँ, उन्होंने बेहतरीन चित्रकारों को अपने यहाँ काम पे रखा। ये कलाकार दरबारी दृश्यों, लड़ाई या शिकार के सीन्स को बड़ी बारीकी से चित्रित करते थे। और ये पेंटिंग्स काफी एक्सक्लूसिव होती थीं। बहुत। ये अक्सर तोहफे में दी जाती थी और इन्हें सिर्फ बादशाह और उनके बहुत करीबी लोग ही देख पाते थे। लेकिन जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इन कलाकारों का क्या हुआ? वे कहाँ गए? और यहीं से रीजनल स्टाइल्स के विकास की कहानी शुरू होती है। अच्छा। टेक्निक्स इन जगहों पर भी पहुंची, लेकिन वहां के अपनी लोकल ट्रेडिशंस के साथ मिक्स हो गई। अब सिर्फ दरबारी सीन ही नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं और कविताओं के थीम्स भी पॉपुलर होने लगे। और पहाड़ों में भी एक नई स्टाइल का जन्म हुआ। बसोहली के बारे में सॉस में सीख रहे हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों में मिनिएचर पेंटिंग की एक बहुत ही बोल्ड और इंटेंस स्टाइल उभरी, जिसे बसोली कहा गया। बोल्ड एंड इंटेंस। इसमें गहरे चटक रंगों का इस्तेमाल होता था और भावनाएं बहुत जोरदार तरीके से दिखाई जाती थीं। फिर 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और शहर को लूटा, हाँ, तो वहां से भी कई मुगल कलाकार सुरक्षा के लिए पहाड़ों की तरफ चले गए। और वहां कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का जन्म हुआ। बिल्कुल। कांगड़ा के टहाकारों ने एक ऐसी शैली विकसित की जिसमें एक नई जान थी, एक नई कोमलता थी। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा वैष्णव परंपराओं से मिली। ठंडे नीले और हरे जैसे नरम रंगों का इस्तेमाल और थीम्स का लिरिकल ट्रीटमेंट, यानी काव्यात्मक चित्रण, कांगड़ा पेंटिंग की पहचान बन गया। लगता है जैसे कोई कविता देख रहे हो। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक भाषा, एक धर्म, एक कला, ये सब मिलकर एक इलाके की पहचान कैसे बनाते हैं? चलिए बंगाल का उदाहरण लेकर इसे और गहराई से समझते हैं। आज हम मानते हैं कि बंगाल में हमेशा से बंगाली ही बोली जाती होगी, पर सोर्स मटेरियल कुछ और ही कहानी बताता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरुआती सबूत बताते हैं कि बंगाल के लोग संस्कृत से जुड़ी भाषाएं नहीं बोलते थे। अच्छा। हाँ, चौथी तीसरी सदी ईसा पूर्व से बंगाल और मगध, यानी आज का दक्षिण बिहार, के बीच ट्रेड रिलेशंस बनने लगे, जिससे संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा। और फिर गुप्त शासकों के समय? हाँ, चौथी शती में गुप्त शासकों ने उत्तरी बंगाल पर कब्जा कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इससे संस्कृत का प्रभाव और गहरा हो गया। मतलब बंगाली भाषा रातों रात नहीं बनी, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। हाँ, आज की बंगाली निकली तो संस्कृत से ही है, लेकिन ये कई स्टेजेस से गुजरते हुए बनी है। और इसमें सिर्फ संस्कृत ही नहीं, बल्कि वहां के आदिवासी भाषाओं, पारसी, क्योंकि वहां मुस्लिम शासकों का राज रहा। बिल्कुल, और बाद में यूरोपीय भाषाओं के भी बहुत से शब्द शामिल हो गए हैं। ये भाषा खुद एक जीता जागता इतिहास है। और बंगाल के साहित्य का क्या वो भी इसी तरह का मिक्सचर था? बिल्कुल, वहां का साहित्य भी दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा संस्कृत पर आधारित था, जिसमें महाकाव्यों का अनुवाद किया गया। और मंगल काव्य भी? हाँ, जो स्थानीय देवी देवताओं की महिमा में थे। और दूसरा हिस्सा था जो पूरी तरह से लोकल था, जैसे नाथ साहित्य, जिसमें मैनामती और गोपीचंद्र के गीत आते हैं। और लोक कथाएं? हाँ, लोक कथाएं और गीत, ये कहानियां लिखी नहीं गईं, बल्कि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जबान पर जिंदा रहीं। ये तो हुई भाषा की बात। बंगाल के मंदिर भी बहुत अनोखे हैं। सोर्स मटेरियल बताता है कि वहां के मंदिरों का आर्किटेक्चर फूस की झोपड़ियों जैसा था। डबल रूफ्ड यानी दो चाला, या फोर रूफ्ड यानी चौचाला। हाँ, ईंट के मंदिर पर डिजाइन झोपड़ी का, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण छिपा है। वो क्या? 16वीं सदी के बाद बंगाल में एक बड़ा माइग्रेशन हुआ। लोग कम उपजाऊ पश्चिमी हिस्से से दक्षिण पूर्वी हिस्सों के दलदली और जंगली इलाकों की तरफ जाने लगे। ओके। वहां उन्होंने जमीन साफ की, धान की खेती शुरू की। इस प्रक्रिया में नए कम्युनिटी लीडर्स उभरे। साथ ही यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के आने से नए आर्थिक अवसर भी पैदा हुए। और इसका मंदिर बनाने से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जब समाज में नीची मानी जाने वाली जातियां, जैसे तेली मतलब तेल निकालने वाले, या कंसारी घंटा धातु के कारीगर, हाँ, जब उन्होंने व्यापार से पैसा कमाया तो उन्होंने मंदिर बनवाकर समाज में अपना स्टेटस दिखाया। अच्छा, अपनी पार और भक्ति दोनों को दिखाने का एक तरीका। एग्जैक्टली। और उन्होंने मंदिर उसी डिजाइन में बनवाए जो उनके आसपास था, यानी फूस की झोपड़ियों के डिजाइन में। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब
आर्थिक स्थिति सुधरने पर सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए मंदिर बनवाए गए और इन मंदिरों का डिजाइन लोकल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था। बिल्कुल। पहले जिन स्थानीय देवी देवताओं की पूजा झोपड़ियों में होती थी, जब ब्राह्मणों ने उन्हें मान्यता दे दी तो उनके लिए पक्के मंदिर बनने लगे, लेकिन स्टाइल वही झोपड़ियों वाला रहा। ये दिखाता है कि कल्चर ऊपर से थोपा नहीं जाता, वो नीचे से आम लोगों के जीवन से ही उभरता है। और आखिर में एक बहुत ही मजेदार बात, खाना। हाँ, बंगाल और खाना। बंगाल एक नदी वाला इलाका है, इसलिए वहाँ चावल और मछली खूब मिलती है। ये वहाँ के गरीब से गरीब बंगाली के खाने का भी अहम हिस्सा है। मछली पकड़ना हमेशा से वहाँ एक जरूरी पेशा रहा है। बंगाली साहित्य में इसका जिक्र बार बार आता है। और मंदिरों की दीवारों पर भी। हाँ, मंदिरों और विहारों की दीवारों पर बनी पक्की मिट्टी की कलाकृतियों, टेराकोटा प्लैक्स में सीनरीज दिखाई गई हैं, जिसमें मछुआरे मछली को साफ करके टोकरियों में भरकर बाजार ले जा रहे हैं। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा था कि उसे उन्होंने अपनी कला में भी जगह दी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है, ब्राह्मणों को तो मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं थी, है ना? आमतौर पर तो नहीं, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो बंगाल में मछली इतनी ज्यादा पॉपुलर और आसानी से अवेलेबल थी कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। तो इसलिए ब्राह्मणवादी अधिकारियों को स्थानीय ब्राह्मणों के लिए इस नियम में ढील देनी पड़ी। क्या इसका कोई सबूत है? हाँ, इसका जिक्र बंगाल से मिले 13वीं सदी के एक संस्कृत ग्रंथ बृहद धर्म पुराण में भी मिलता है, जिसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की इजाजत दी गई। वाओ, मतलब कल्चर इतना पावरफुल था कि उसने धर्म के एक बड़े नियम को भी अपने हिसाब से मोड़ दिया। सही बात है। तो आज हमने देखा कि क्षेत्रीय संस्कृतियां स्थिर या पत्थर की लकीर नहीं है, वो डायनामिक है, जो स्थानीय परंपराओं, बाहरी प्रभावों, शासकों के फैसलों, धर्म और कला के लगातार मेलजोल से बनती हैं। ये पूरी चर्चा एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। हमने देखा कि सदियों से भाषा, कला और यहाँ तक कि खाने की आदतें भी माइग्रेशन, ट्रेड, शासकों और धर्म से कैसे प्रभावित हुई। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लगातार बदल रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस क्षेत्रीय संस्कृति का अनुभव हम आज कर रहे हैं, उसे अभी कौन सी ताकतें आकार दे रही हैं? ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, सिनेमा, सोशल मीडिया? बिल्कुल। और क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 100 साल बाद इसका स्वरूप कैसा होगा?